हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन की बुक है इंडियन हिस्ट्री की, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को हम लोग देखेंगे एकदम समराइज्ड वे में। इसमें जो चैप्टर की समरी है उसके साथ में जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे एमसीक्यू एकदम समराइज्ड वे में आपके सामने प्रेजेंट किए गए हैं। सो अगर आप चाहते हैं इस बुक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना तो उसके लिए बेहद जरूरी है कि आप इन पीडीएफ को जरूर पढ़ें। आप वीडियो सीरीज के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आप मात्र 69 रुपीज का पेमेंट करके इन पीडीएफ को ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर ये वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे चैनल पर। सो इन वीडियोस के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। सो आइए शुरू करें। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से इवेंट्स और उससे एसोसिएटेड कौन कौन सी जो डेट्स हैं वो गिवन है। सबसे पहले बात करें हम वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो इनका जो टेन्योर रहा था, जो इनका शासनकाल था, वो 70 से लेके 85 तक, यानी कि 1774 से 85 के बीच में ये यहाँ पर रहे थे इंडिया में, और इनका ये टाइम पीरियड था। ठीक है, उस टाइम पर इन्होंने रूल किया था। इसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें 1773 का है। रोहिला युद्ध की बात करें, ये पर्टिकुलरली पूछा गया एग्जामिनेशन में। 1774 में ये वॉर हुआ था। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि रोहिला वॉर ये किस किस के बीच में हुआ था, ये आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें प्रथम मराठा युद्ध की, तो पहला जो मराठा वॉर हुआ ये 1775 से लेके 82 के बीच में हुआ। सेकेंड मैसूर वॉर की बात करें तो सेकेंड मैसूर वॉर जो हुआ ये आपका 1780 से लेके 84 के बीच में हुआ। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें, आई होप आप सबको अच्छे से पता भी होगा कि ये 1784 का है। अच्छा, क्या कुछ आप जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में? ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा हर एक वीडियो में, उतना ही ज्यादा चीजें आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे और आपके जो साथी हैं उनको भी उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अच्छा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 में, 1784 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा था, या फिर बंगाल के गवर्नर जनरल बने थे, सो किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक रहे थे, वो था आपका 1786 से 1793 तक, यानी कि 1786 से 1793। उसके बाद दोबारा 1805, 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक ये दोबारा इस पद पर नियुक्त किए गए थे। कॉर्नवालिस कोड की बात करें या फिर संहिता की बात करें तो ये आई थी आपकी 1793 में। कॉर्नवालिस की डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली की। सो इनका जो टेन्योर रहा था वो रहा था आपका 1798 से लेके 1805 तक, 1798 से लेके 1805 तक। यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे एसोसिएटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है, वो है आपका लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी, इसको स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम आपको जो है पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, इसके बाद तंजौर, उसके बाद अवध, उसके बाद पेशवा, फिर बरार के भोसले, उसके बाद सिंधिया। ये एक क्रम है। ठीक है, अगर आप बात करें हम 1798 और 1805 के मिड की, तो अगर आप उस टाइम का इंडिया का मैप देखोगे तो हैदराबाद, मैसूर, तंजौर ये तीनों आसपास हैं। अवध हमारा ऊपर नॉर्थ इंडिया में पड़ता है। इसके बाद फिर पेशवा, ठीक, इधर बरार के भोसले और इधर सिंधिया। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब सबसे पहले हम हैदराबाद की बात करेंगे तो इसके आसपास के मैसूर और फिर तंजौर आएंगे। उसके बाद सीधे नॉर्थ इंडिया और उसके बाद सेंट्रल इंडिया, यानी कि पेशवा, बरार के भोसले और सिंधिया। इस तरीके से एक सीक्वेंस में आप इन्हें याद रख सकते हैं अगर आपको ये पर्टिकुलर ईयर याद नहीं है। वैसे रखेंगे तो वेल एंड गुड है। हैदराबाद की बात करें 1798 से लेके 1800 के बीच में इसने जो था सहायक संधि को स्वीकार किया था। मैसूर ने 1799 में। तंजौर की बात करें अक्टूबर 1799 में। नवंबर 1801 में अवध ने। इसके बाद दिसंबर 1802 में पेशवा ने। दिसंबर 1803 में बरार के भोसले। और सिंधिया जो है इन्होंने फरवरी 1804 में इस सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बसीन की जो संधि थी। सो ये जो ट्रीटी हुई थी ये दिसंबर 1802 में हुई थी। ये ट्रीटी जो है एग्जैक्टली पूछी गई है एग्जामिनेशन में कि कौन से ईयर में या फिर कब जो है ये संधि जो है ये अस्तित्व में आई। तो आपको याद रखना है दिसंबर 1802।
इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें, 1828 से लेकर 1835 के बीच में इनका टेन्योर रहा था। टाइम पीरियड में कोशिश करी गई थी, बाद में 1843 में दास्ता को अवैध घोषित किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें तो इनका जो टेन्योर रहा 1813 से 1823 के बीच में रहा। अब इस ड्यूरेशन में एक तो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ, यानी कि आंग्ल नेपाल युद्ध, अंग्रेजों और नेपाल के बीच में, ये 1814 से 1816 के बीच में हुआ। इसके बाद सुगौली की ट्रीटी, ये इसी का परिणाम थी, जो एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था। तो इसी क्रम में यहाँ पर 4 मार्च 1816 को ये ट्रीटी साइन करी गई थी। लॉर्ड डलहौजी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके टाइम में काफी सारी चीजें हुई हैं। अब ये 1848 से लेकर 56 के बीच में इनका टेन्योर रहा। भारत में जो पहला रेलवे लाइन था ये 1853 में बिछाया गया था, मतलब इस पे जो है गाड़ी चली थी, ठीक है, ट्रेन चली थी। इसके बाद अवध का अधिग्रहण की बात करें, ये पर्टिकुलर डेट काफी इंपॉर्टेंट है, 13 फरवरी 1856, इसमें अवध का अधिग्रहण हुआ। अच्छा, यहाँ पर यह भी काफी इंपॉर्टेंट टेबल है जिसमें डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के तहत जो राज्य विलय किए गए उनका एक क्रम आपसे पूछा जाता है। तो इसमें सतारा, फिर जैतपुर, संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, नागपुर, फिर करौली, ठीक है। तो ये यहाँ पर ईयर देख रहे हो, ये आपको एज इट इज याद रखने। सबसे पहले 1848 था, 1849 में जैतपुर, संबलपुर, 1850 में बघाट, उसके बाद उदयपुर की बात करें 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854। मतलब आपका झांसी और नागपुर जो है ये एक ही ईयर में अधिग्रहित किए गए। इसके बाद करौली 1855, ठीक है। सो इन सारी को याद रखते हैं। और यहाँ बात करते हैं करौली की। सो करौली जो था इसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने विभाजन के अंतर्गत किया गया था, इसको अस्वीकार कर दिया, तो इसका अधिग्रहण कैंसिल किया गया था। तो एग्जैक्टली करौली जो रियासत, इसका अधिग्रहण सिद्धांत के अंतर्गत अस्वीकार किया गया था। इसके बाद रियासतों के प्रति जो प्रमुख ब्रिटिश नीतियां वो कौन कौन सी थी और कौन कौन से ईयर से कौन कौन से ईयर तक उस पर्टिकुलर पॉलिसी को अपनाया गया ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा। तो 1740 से 1765 की बात करें, ये वो टाइम था जब रियासतों से संघर्ष हो रहा था। यानी कि यहाँ पर अपनी ये कोशिश कर रही थी कि जो इंडिया में उस समय रियासतें, उन रियासतों के समकक्ष आया जाए, मतलब वो भी उसी तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें, और उसके लिए संघर्ष हुआ। अगर 1740 से 1765 की बात करें तो बंगाल में 2 वॉर हुए, प्लासी का वॉर और बक्सर का वॉर। दोनों के ईयर कमेंट सेक्शन में आपको बताइए, ठीक है। इसके बाद 1765 से 1813 ये सुरक्षा नीति या फिर रिंग फेंस पॉलिसी इसको बोला जाता है, इसके तहत कार्य किया गया। यानी कि यहाँ पर ये बोला गया किसी पर्टिकुलर राज्य से कि हम आपको सुरक्षा देंगे और आपके मतलब उस पर्टिकुलर राज्य के चारों तरफ के जो दूसरे राज्य से उनके साथ में संबंध बनाए गए, ठीक है। तो ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति 1765 से लेके 1813। इसके बाद 1813 से लेकर 1857 की बातें, यहाँ पर अधीनस्थ पाठक की नीति को अपनाया गया। 1858 से लेकर 1935 तक अधीनस्थ संघ की नीति पर काम किया गया ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश रूलर्स के द्वारा। 1935 से 1947 की बात करें तो बराबर की संघ की नीति। सो ये पॉलिसी बनाई गई टाइम टू टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो यहाँ पर गवर्नर थे उनके द्वारा, बाद में जब पहली ब्रिटिश सरकार ने पूरा रूल यहाँ पर ले लिया अपने हाथों में तब उनके द्वारा, ठीक है। इसके बाद सबसे बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर ये थे रॉबर्ट, इनके बारे में बात करते हैं। इनके टाइम पर सैनिक और असैनिक दोनों तरीके के सुधार हुए। जब हम सैनिक सुधार बात करें तो क्लेव ने उपहार देना और निजी व्यापार ये दोनों ही बता दिए, और उसने जो आंतरिक कर देना अनिवार्य कर दिया, इंटरनेट टैक्स देना मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। सैनिक सुधार की बात करें तो क्लाइव ने ये आज्ञा दी कि दोहरा भत्ता बंद मतलब कर दिया जाएगा और कर दिया गया। इसके अलावा जब 1766 से 1766 से ये जो भत्ता था ये केवल सैनिकों को ही मिलता जो बंगाल सीमा के बाहर काम करते थे। इसके बाद बंगाली जो गवर्नर जनरल थे उसमें वॉरेन हेस्टिंग्स की बात है, 1774 से 75 के बीच में ये रहे थे बंगाल गवर्नर जनरल। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो इनको पद मिला गवर्नर जनरल का, बंगाल के गवर्नर जनरल का, ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ही मिला था। उसमें ये प्रावधान किया गया कि एक यहाँ पर जो है सरकार बनाई जाएगी और उस सरकार में एक जो है उसका अध्यक्ष रहेगा जो कि कहलाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। सो सबसे पहले 1772 में बंगाल में समाप्ति की घोषणा की गई। सो टायरकी जो बंगाल में चली उसको खत्म किया गया 1752 में। राज्य सरकार जो था उसको स्थानांतरित किया गया मुर्शिदाबाद। इसका विचार था, मतलब अगर हम वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स का विचार था कि जो भी भूमि है वो सारी भूमि शासक की है, यानी कि जो रूलर है उसी की सारी भूमि, और वो जितना चाहे वो राजस्व वसूल कर सकता है, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लैंड यूज कर सकता है। राजस्व को व्यवस्था करने के लिए शिक्षा और शुद्धि इस नियम को अपनाया। इसके बाद सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर घेरे थी, इसे वॉरेन हेस्टिंग्स और रिलेटेड थे।
सो आगे देखते हैं। अगर 1773 संसद का पहली बार पॉलिटिस्ट बात कर रहे थे और 4 अध्यक्ष को हेल्प करने के लिए 4 मेंबर्स अध्यक्ष को गवर्नर जो था पद नाम दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1715 का गवर्नर जनरल हुआ। प्रशासन की नीति बात करें तो ये रखी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, और उस पर आगे जो काम करता था आगे वो काम किया इसने प्रशासन बात करें, पब्लिक एजुकेशन बात कर रहे हैं ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेट किया, ठीक है। सो स्टार्टिंग वॉरेन हेस्टिंग्स आगे काम किया। आज हम वॉरेन हेस्टिंग्स के जो मुकदमा है ब्रिटिश ने उसे को देखो सही विषयों से मुक्त कर दिया। इसके बाद बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे जब हमने तो उसने बोला हुआ था और केस के 1775 में स्टार्ट हुआ, कैसे चला सेकंड सूट ऑफ 17 में स्टार्ट हुआ, फिर इंडेक्स सेक्टर का इशू लगा के 87 इसकी स्थापना। इस बार ऐसा इनके मतलब राजस्थान की जो बात करें स्टार्टिंग था 1793 के पहली बार देख में लगा टेरा तो 1805 से लेके अक्टूबर 18 में रूल का। अब ये वो ड्यूरेशन था जिसकी इन्होंने रूल किया था 1805 की बात की, इस पर्टिकुलर पर हुई और उसके बाद पहले ये चीज नहीं थी। है इसके बाद आगे बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का टेन्योर कब से कब तक रहा, सबसे पहले ये चीज पता होना जरूरी है। 1786 से लेके 1793 तक ये पहली बार ये इनका टेन्योर रहा था, पहली बार ये शासन कर रहे थे या फिर इनका अपॉइंटमेंट रहा था। इसके बाद 30 जुलाई 1805 से लेके 5 अक्टूबर 1805 के बीच में ये रहे थे, ठीक है। अब 5 अक्टूबर 1805 को इनकी डेथ हो गई और उसी के साथ में इनका टेन्योर एंड हो गया। अब न्याय प्रशासन में इन्होंने क्या कुछ किया इसके बारे में देखते हैं। सो दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय देने की जो व्यवस्था थी वो वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको स्टार्ट किया था, और लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्होंने इसको और आगे जाके और इसको मजबूत बनाया। इन्होंने जो शक्ति थी वो कलेक्टरों के हाथ में दी और सारी जो पावर थी वो कलेक्टरों के हाथ में सेंटर्ड हो गई, केंद्रित हो गई। 1787 की बात करें तो जिलों के जो प्रभारी कलेक्टर थे इनको दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया, और इसके अतिरिक्त उन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय का अधिकार भी दे दिया गया। यानी कि जो प्रभारी कलेक्टर थे तो कलेक्टरों को दीवानी अदालतों के दीवानी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, और जो कलेक्टर थे उनको फौजदारी शक्तियां भी दी गई, और कई ऐसे मामले थे जिसमें फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार उनको दिया गया। यानी कि यहाँ पर कोशिश ये करी गई कि जो कलेक्टर हैं उनकी पावर्स को और बढ़ाया जाए। इसके बाद 1790 से लेकर 92 की बात करें तो इसके बीच में भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जो जिला फौजदारी अदालतें थी उनको खत्म कर दिया गया, और उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए इसको नियुक्त किया गया, ठीक है। और ये जो अदालतें थी इसकी अध्यक्षता यूरोपीय शक्ति द्वारा भारतीय काजी और मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। यानी कि जो भारतीय न्यायाधीश थे उनसे युक्त जो फौजदारी अदालतें थी इनको एंड किया गया, और उसकी जगह पर जो अध्यक्षता थी वो किसके हाथ में दी गई, यूरोपीय शक्ति के हाथ में दी गई, और उनकी हेल्प के लिए भारतीय काजी और मुफ्ती को रखा गया। इसके बाद कॉर्नवालिस कोड की बात करें तो 1793 में इसको इन्होंने प्रेजेंट किया, और इसका मेन पर्पस था न्यायिक सुधार करना। ये जो सुधार थे ये शक्तियों के पृथक्करण पर केंद्रित थे, यानी कि पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन पर, और इसके तहत कर और न्याय प्रशासन को अलग कर दिया गया। पहले कर को कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना और जस्टिस देना, ये दोनों एक ही व्यक्ति के हाथ में रहते थे, बट यहाँ पर इसको स्प्लिट कर दिया गया। अब कलेक्टर जो था इसको न्यायिक और फौजदारी शक्तियां इससे वापस ले ली गई कलेक्टर के पास से, और उसे केवल कर संबंधी शक्तियां उसके पास रहने दी गई, ठीक है। सो यहाँ पर कलेक्टर की जो शक्तियां थी उसमें कटौती करी गई। जिला दीवानी अदालतों में कार्य के लिए नए अधिकारियों की एक श्रेणी बनाई गई। जिला न्यायाधीशों को फौजदारी और पुलिस के कार्य भी सौंपे गए।
भारत की जो सिविल सेवा या फिर लोक सेवा की हम स्टार्टिंग की बात करें कि किसने इसको स्टार्ट किया, तो कॉर्नवालिस का नाम आपको याद रखना है। कॉर्नवालिस की डेथ की बात करें 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई और यहीं पर इसकी कब्र भी जो है वो स्थित है। इसके बाद आगे बात करते हैं लॉर्ड वेलेजली की। तो 1798 से लेके 1805 के बीच में इसका टेन्योर रहा है और ये जो था इसने इंप्लीमेंट करी थी सहायक संधि। ये सही है कि सहायक संधि का इसने इवॉल्व नहीं किया था, इसने इसका आविष्कार नहीं किया था। और ऐसा कहा जाता है कि डुप्ले जो कि पहला यूरोपीय था जिसने अपनी सेना जो थी वो किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। सो ये जो सहायक संधि थी इसको अगर कहा जाए कि किसने स्टार्ट किया सबसे पहले, तब डुप्ले का नाम आपको याद रखना है, ना कि लॉर्ड वेलेजली का। इसके बाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का जो क्रम है ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार के भोसले, इसके बाद सिंधिया और उसके बाद जोधपुर, जयपुर, कचेरी, बूंदी और भरतपुर। सो यहाँ पर हैदराबाद ने 1798 से लेके 1800 के बीच में सहायक संधि को अपनाया। मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने अक्टूबर 1799 में, अवध ने नवंबर 1801 में, पेशवा ने दिसंबर 1802 में, बरार के भोसले इन्होंने दिसंबर 1803 में, सिंधिया ने फरवरी 1804, उसके बाद फिर जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी और भरतपुर का नाम आता है। अच्छा, यहाँ पर ये जरूर याद रखना है कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार ये था आपका पेशवा बाजीराव सेकंड। इसके बाद एक प्रमुख घटना इसके टेन्योर में रही वो थी आपकी बसीन की संधि जो कि दिसंबर 1802 में हुई थी। ये पर्टिकुलर डेट आपको याद रखनी होगी। पेशवा बाजीराव सेकंड और अंग्रेजों के बीच में इस ट्रीटी पर साइन किया गया। इसमें प्रावधान ये था कि बाजीराव सेकंड ये अंग्रेजों की संरक्षकता को स्वीकार करेगा, यानी कि अब जो ये अंग्रेजों के अंडर ही काम करेगा। और अंग्रेजों ने पेशवा को पूना जो था वो वापस करने की बात यहाँ पर कही कि आपको ये पूना वापस कर दिया जाएगा और लगभग 60,000 सैनिक ये पेशवा की रक्षा के लिए वहां पर राज्य में रखे जाएंगे। इसके बदले में पेशवा ने अंग्रेजों को 26 लाख रुपए वार्षिक आय वाले जो क्षेत्र थे उसको अंग्रेजों को सौंपने की बात कही, उस पर सहमति जताई। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से इवेंट रहे थे, तो इसी का टेन्योर था जब 1800 ईस्वी में शाह शुजा, ये अहमद शाह अब्दाली का पौत्र था, ये काबुल की गद्दी पर बैठा। लेकिन उसका जो भाई था शाह महमूद, उसने बरगजई सरदार जिसमें दो नाम आपको याद रखने, फतेह खां और दोस्त मोहम्मद, इनकी हेल्प ली और ये जो शाहशुजा था इसको 1809 में गद्दी से हटा दिया। तो ये सारे चीजें जो है इसी के टेन्योर में घटित हुई। इसी समय शाहशुजा ने रणजीत सिंह इनसे मदद मांगी और कोहिनूर हीरा जो था रणजीत सिंह को भेंट किया था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, तो इनका टेन्योर 1828 से 35 के बीच में रहा और इसने सती प्रथा, बालिका शिशु वध, इस सब को समाप्त करने के प्रयास किए थे। ठगी समाप्त कर शांति और व्यवस्था इन्होंने स्थापित की। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन सलीमन इनको ठगों से निपटने का कार्य सौंपा था। 1837 की बात करें तो उसके बाद संगठित रूप से ठगों का अंत किया गया या फिर एक तरीके से हो गया। इसके बाद तटस्थता की नीति, ये जो बेंटिक थे इन्होंने भारतीय रियासतों के प्रति यथासंभव तटस्थता की नीति अपनाई। इन्होंने मतलब ऐसा नहीं करा कि जबरदस्ती इन्वॉल्व हो इंटरनल पॉलिटिक्स में, ये उससे दूर रहना इन्होंने पसंद किया। जयपुर में जब अव्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई उसके बाद भी बेंटिक ने हस्तक्षेप नहीं किया। इसी तरीके से जोधपुर, बूंदी, कोटा, भोपाल, वहां पर भी इसने कोई इंटरफेयर नहीं करा। लेकिन 1831 में जब मैसूर और 1834 में कुर्ग और कछार की जो रियासतें थी उनको मतलब इसने अपने प्रदेश में मिला लिया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसके बाद नेक्स्ट बात करें 1833 का जो चार्टर एक्ट था, तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे उनको देखते हैं। इसके द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। दास्ता को अतिशीघ्र जो है वो समाप्त करने के लिए गवर्नर से कानून बनाने को कहा गया।
तो ये सारी चीजें रही 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पर भारतीय प्रशासन को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करने का कोशिश किया गया पहली बार। इसके अलावा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और 1833 में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे इनको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। और दास्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए इसके लिए बोला गया गवर्नर से कि आप जो है कानून बनाइए। भारत में दास्ता के अंत की बात करें तो 1789 में ये पहली बार प्रयास हुआ जिसमें बंगाल से दासों का निर्यात इसको बंद किया गया। 1811 1823 में दासों से रिलेटेड कानून बनाए गए। 1833 में चार्टर एक्ट में दास्ता को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिए बोला गया गवर्नर से कि भैया आप कानून बनाइए इसके लिए। 1843 में पूरा जो ब्रिटिश भारत था उससे दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 1843 में दास्ता को अवैध घोषित किया गया। और 1860 की बात करें, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर पहले इसको जो है अवैध घोषित किया गया और 1860 में जाकर इसको एक क्राइम के रूप में वर्गीकृत करा गया आईपीसी में। ठीक है, इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें जो कि 1813 में अपॉइंट हुए और 1823 तक इन्होंने काम किया। अब कौन कौन से मेन इवेंट रहे, एक रहा आपका एंग्लो नेपाल युद्ध जो कि आपका 1814 में स्टार्ट हुआ और 16 तक चला। इसकी समाप्ति हुई सुगौली की ट्रीटी जो हुई उसके थ्रू, जो कि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध की गई, मतलब इसको लिखा गया और 4 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन किया गया। अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम इनको जो है अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट ये नियुक्त किया गया या बनाया गया। आउट्रम ने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट को फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध का अधिग्रहण किया गया, तो आपको नाम याद रखना है जेम्स आउट्रम का। और ये जो रिपोर्ट दी ये फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का बेस बनी। इसके बाद लॉर्ड डलहौजी की बात करें, इनका जो टेन्योर रहा 1848 से 1856 के बीच का रहा। अवध का जो अधिग्रहण था ये पर्टिकुलर डेट आपको याद रखनी है 13 फरवरी 1856। नवाब वाजिद अली शाह इन पर कुशासन का आरोप लगाया गया और अवध को जो है ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया गया। डलहौजी का जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की थ्योरी थी या फिर जो प्रिंसिपल था उसके अंतर्गत या फिर व्यवगत सिद्धांत हिंदी में कहते हैं, उसमें सबसे पहले जो मिलाया गया 17 को 1848 में। जैतपुर और संबलपुर की बात करें 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1854, नागपुर 1854, इसके अलावा करौली 1855। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि करौली को जो है ये अस्वीकार कर दिया गया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा कि इसको जो है व्यवगत सिद्धांत के तहत जो है ब्रिटिश एम्पायर में नहीं मिलाया जाएगा। इसके बाद भारत में रेलवे की बात करते हैं। भारत में जो पहली रेल लाइन थी वो 1853 में बिछाई गई और ये बंबई से थाने के बीच में रही डलहौजी के टाइम। रेल यात्रा का जो प्रारंभ था ये ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे इसके द्वारा किया गया था। भारत में रेलवे के विकास का जो मेन उद्देश्य था वो था कच्चे माल को देश के आंतरिक भागों से बंदरगाह तक ले जाना, क्योंकि पूरा जो काम था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो यही था कि यहाँ से ज्यादा कच्चा माल लेके जाएं और उसको जो है मतलब उसके थ्रू यूज करके जो है प्रोडक्ट बनाया जाए, उसको सेल आउट किया जाए। बिजनेस करना मेन पर्पस था। इसका दूसरा उद्देश्य क्या था कि सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए ताकि अगर कोई भी ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट काम करने की सोच रहा तो उसको जो है वहां पर कुचला जा सके। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार 1900 ईस्वी में किसके टाइम पीरियड में हुआ? लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। इसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग या फिर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो डलहौजी से पहले सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था, जबकि इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग पीडब्ल्यूडी विभाग जो है डिपार्टमेंट बनाया गया। ये पूरा था आपका चैप्टर नंबर 4
जो अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आई होप कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटा तो लगेगा ही, इतना मिनिमम है। और उसमें भी आप सारे पॉइंट्स को एक जगह नहीं देख पाओगे। सो ये जो हमारा पीडीएफ है, इस पीडीएफ के माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हो। अभी आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम काफी दूर है, समीक्षा अधिकारी का तो उससे भी ज्यादा दूर है। आप मल्टीपल टाइम्स इन सारी चीजों को रिवाइज करके अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग कर सकते हो। और कभी भी आपसे एग्जामिनेशन में ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें डेट के ऊपर क्वेश्चन होगा कि आपको इनको क्रमानुसार लगवाना है या फिर मतलब तिथि के अनुसार इनको अरेंज करना है, तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो। यहाँ पर एकदम समराइज्ड वे में सही तरीके से सब कुछ गिवन है। अगर आप चाहते हैं इस पीडीएफ को पाना तो इसके लिए आपको 69 रुपीज का पेमेंट करना है। इसमें आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री की समराइज वर्जन इसी फॉर्म में मिलेगी। और इसके लिए आपको सिंपली कॉल करना है 9027281376। कॉल की जगह मैं आपको बोलूंगा कि आप प्रिफर करें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम मैसेज। इस नंबर पर आप कर सकते हैं 9027281376 पर, और इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।